और अब खबरों की तफसील। अयोध्या तनाज़े को बाहमी बातचीत के जरिए हल करने की कोशिश नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कायम 3 रुकनी सालिसी कमेटी मसले का हल तजवीज़ करने में नाकाम हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या तनाज़े के कलीदी मामले की समाअत 6 अगस्त से शुरू करेगा और ये समाअत रोजाना होगी। अयोध्या तनाज़े को बाहमी गुफ्तगू के जरिए हल करने की कोशिश नाकाम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कायम 3 रुकनी सालिसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट अयोध्या तनाज़े के कलीदी मामले की समाअत 6 अगस्त से शुरू करेगा। ये समाअत रोजाना होगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये डायरेक्शन दिया है कि वो 6 अगस्त से इस केस की डे टू डे हियरिंग करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा है कि निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान का सूट वो पहले टेकअप करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन के जितने भी आर्गुमेंट्स थे कि सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में इम्प्लीड ना किया जाए या जो भी उनके ऑब्जेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो हम हियरिंग के टाइम पे देखेंगे। पहले सूट की और सिविल अपील की हियरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। और अपीलों की हियरिंग के लिए उन्होंने 6 अगस्त की तारीख लगाई और कहा कि 6 अगस्त को हम सूट नंबर 5 और सूट नंबर 3 की अपीलों की सुनवाई करेंगे। अपीलांट्स की तरफ से पहले बहस होगी, फिर रिस्पोंडेंट्स में हम लोगों की बहस होगी, उसके बाद दूसरी अपीलों का नंबर आएगा। हमारी तरफ से ये बात कही गई कि सूट नंबर 4 लीडिंग सूट है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मालूम हमको, लेकिन हम सूट नंबर 5 से शुरुआत करेंगे। आप उसमें रिस्पोंडेंट हैं और फिर आपको मौका मिलेगा। महन जी 6 तारीख से सुनवाई है। हाँ। तो आप खुश हैं? हाँ, बहुत खुश, बहुत खुश। क्या माना जाता है? माना जाता है कि हनुमान जी की कृपा हुआ है, अब राम मंदिर बनेगा बस। हाँ। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जमीन तनाज़े का हल तलाश करने के लिए सालिसी कमेटी को 15 अगस्त तक का वक्त दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 मार्च को मामले में सालिसी को मंजूरी दी थी और 3 सालिसों वाली कमेटी की तश्कील की थी और 8 हफ्ते की मुद्दत तय की थी। कमेटी में जस्टिस खलीफुल्लाह, वकील श्री राम पंचू और श्री रविशंकर थे। सालिसी कमेटी ने 13 मार्च से तमाम फरीकों को सुनना शुरू किया था। ताहम सालिसी कमेटी मसले के हल में नाकाम रही, जिसके बाद अब मुल्क भर की निगाहें अदालत उज़्मा पर टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। UAPA तरमीमी बिल राज्यसभा में मंजूर हो गया है। किसी भी शख्स को दहशतगर्द करार देने के इल्तिजाम के साथ गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम UAPA तरमीमी बिल 2019 पर पार्लियामेंट की मोहर लग गई है। राज्यसभा ने इसे वोटों की तकसीम के जरिए पास कर दिया, जबकि लोकसभा ने इसे 24 जुलाई को मंजूरी दे दी थी। राज्यसभा ये बिल 42 के मुकाबले 147 वोटों से मंजूर हुआ। इससे पहले अपोजिशन अरकान ने इस बिल को आम आदमी की आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाला बताते हुए इसे तफसीली जायजे के लिए सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का मुतालबा किया था, लेकिन ऐवान ने इस जिम्मे 85 के मुकाबले 104 वोटों से खारिज कर दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कल और आज तकरीबन 4 घंटे तक चली बहस का जवाब देते हुए कहा कि पहले दहशतगर्दी फैलाने वाली तंजीमों को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाता था, लेकिन उन्हें ममनुआ करार देने के बाद दूसरे नाम से तंजीम बना लेते थे, इसलिए वो पकड़ में नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे दहशतगर्द गैर मुल्कों में भाग जाते थे, इसीलिए ये बिल लाया गया है। आतंकवादी संस्थाएं जितनी आगे बढ़ी है, वो 2 कदम आगे बढ़ती है तो हमारी एजेंसियों ने मान्यवर 4 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आतंकवाद रुकेगा। हमारी एजेंसियों को हमने मजबूत करना पड़ेगा। ये कानून मैं लेकर नहीं आया, कानून 1967 में आया मान्यवर। को किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2004 में पहला अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2008 में दूसरा अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। 2013 में तीसरा अमेंडमेंट आया, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। और उस वक्त ये सारे लोग यहां बैठते थे साहब, सारे लोग ट्रेजरी बेंच पर थे। लंबे लंबे भाषण है, 1-1 घंटे के भाषण है, 40-40 पृष्ठ के भाषण है इसके पक्ष में। वहां जाते ही नजारा भी बदल गया, नजर भी बदल गई, भाषण भी बदल गए। ऐसा कैसे चलता है मान्यवर? हमने तो 2004 में भी समर्थन किया था, 8 में भी किया था, 13 में भी किया था और आज लेकर आतंकवाद के खिलाफ जो कठोर कानून लाते हैं,
जो भी सरकार लाती है मान्यवर, इसका सबने स्वागत करना चाहिए, सबने समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, किसी के साथ वो नहीं होते, वो खिलाफ होते हैं तो इंसानियत के खिलाफ होते हैं। उन्नाव केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस्मत दरी की मुतासरा का लखनऊ के अस्पताल में ही इलाज जारी रखने की हिदायत दे दी है। अदालत ने कहा है कि अभी फिलवक्त लखनऊ में ही इलाज होने दें और अगर जरूरत पड़ती है तो आने वाले दिनों में मुतासरा इस ताल्लुक से अर्ज़दार दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने यह भी हिदायत दी कि सिक्योरिटी के मद्देनजर मुतासरा के चचा को रायबरेली से फौरन दिल्ली की तिहाड़ जेल मुंतकिल किया जाए। उन्नाव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए मुतासरा के चचा को रायबरेली जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर करने की हिदायत दी है, लेकिन फिलहाल मुतासरा को दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी तरह से मुतासरा की पहचान को उजागर हरगिज न किया जाए। डायरेक्शन दिया ने आज कोर्ट ने, एक जो है हमें जो विक्टिम को शिफ्ट करने का है लखनऊ से दिल्ली को, उसके बारे में हमने बता दिया। फॉर द प्रेजेंट जो है वहीं ट्रीटमेंट होना चाहिए फॉर द प्रेजेंट। अगर आगे ज़रूरत पड़े तो हमको इजाज़त दीजिए शिफ्ट करने का, वो आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने आज। दूसरा जो है उसका चाचा है, वो अभी रायबरेली जेल में, उसको शिफ्ट करने का आदेश किया, ये तिहाड़ी जेल को शिफ्ट करने के लिए। उधर कुलदीप सिंह सेंगर के बहाने अपोजिशन जमातें लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही हैं। ताहम हुक्मरां जमात की अपनी दलील है। यूपी के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पहले मुअत्तली होती है, फिर बरतरफी। अपोजिशन अपने गरेबा में झांके, हमें तरस न दे। विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है शायद उसका ज्ञान नहीं है। भाजपा का संविधान पढ़े, हमारे यहाँ पहले निलंबन होता है, बाद में निष्कासन होता है। तो निलंबन के बाद जो कार्रवाई की जानी चाहिए, निलंबन कर दिया गया, उसके बाद निष्कासन की कार्रवाई हो गई। अब विपक्ष हमें नसीहत न दे और हमें ज्ञान न दे। यूपी के वजीर सेहत सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि उनकी हुकूमत ने कभी भी कसूरवारों की हिमायत नहीं की है। संगठन ने जैसी हुआ था पिछले साल उन्होंने इनको सस्पेंड करा, और एक प्रक्रिया होती है जिसमें निष्कासन की, वो एक प्रक्रिया होती है, वो उसमें थोड़ा समय लगता है। वो सरकार, वो भी प्रदेश के स्तर से फिर केंद्र में जाता है, केंद्र ने उसका निर्णय ले लिया। तो मुझे नहीं दिखता कि जिस प्रकार से जो कहा जा रहा है, कहीं भी सरकार या जो हमारा संगठन है वो कहीं भी एक्यूज के पक्ष में है, दोषी के पक्ष में है। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस बात की अक्कासी करता है कि अदालत को भी यूपी हुकूमत के लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एमएलए ये काम कर रहा है, दुष्कर्म कर रहा है, उसके बाद पार्टी से निकाला नहीं जा रहा है। 2 साल हो गए ये सब कुछ हुए हुए। प्रियंका गांधी के दबाव में, कांग्रेस के दबाव में उसको पार्टी से निकाला गया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। उन्नाव इस्मत दरी केस में सुप्रीम कोर्ट की मदाखलत के बाद इंसाफ की उम्मीद जागी है। अब देखना अहम है कि इस्मत दरी से लेकर एक्सीडेंट तक मुल्क की सबसे बड़ी अदालत कसूरवारों को सजा कब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामान ईटी बशीर झारखंड के 2 रोज़ा दौरे पर आज रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर लीग के कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू से खास बातचीत में कहा कि झारखंड असेंबली इंतखाबात में कामयाबी के ताल्लुक से हिकमत अमली बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने हुजूमी तशद्दुद, तलाक सलासा और दीगर मौज़ूआत पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के रुकन पार्लियामान ईटी बशीर झारखंड दौरे पे हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, यू हैव कम हियर, व्हाट्स योर प्लान? No, we used to come here because in this region I am in charge of our party. So we used to come here. Now I thought that a lot of developments are now taking place. Now even in the case of that Ansari, I have raised that in the parliament, and I used to keep in touch with these people always. So they were saying that I must come because now this election is forthcoming. I think within a few months it's going to come.
Before that, I thought that I will have a discussion with the party people here and chalk out a program for the forthcoming election and things like that. That is my main intention. And the things happening in different part of India, you know, this is all very create a lot of anxiety. So I thought that I will share all these things with our people here also. Jharkhand is a place where this kind of things are happening often. So I thought that I will have discussion with our people. Then I would like to tell you that the latest development in India is not at all desirable. Things are going from bad to worse. Mobilizing kind of thing is going on. Even the Supreme Court of India has categorically stated that we must have a legislation, exclusive legislation for that. Government of India has not yet come forward. The government is doing a kind of what is called anti-minority stand in the lawmaking and in the administrative level also. Situation is not good because India had a very glorious tradition of communal harmony. Government is disturbing that. This kind of things are there, you know. As far as IUML is concerned, we are, you know, that we are committed for preserving the secularism. We always stand for secularism. Unfortunately, this development, we are quite unhappy about that development. So now we will have discussion with the like-minded parties and try our level best to ensure that the democratic secularism is preserved at any cost. That is to be done. नवाबीन भोपाल के जरिए मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में बनाई गई रुबात में आज़मीन हज के क़याम को लेकर तनाज़ा शुरू हो गया है। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने इस मामले को लेकर जहां वक्फ बोर्ड को खत लिखा है, वहीं वक्फ बोर्ड ने इंतजामिया ने रुबात के बोर्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर होने से ही इनकार कर दिया है। खास रिपोर्ट। रियासत भोपाल में यूं तो 9 मर्द और 4 बेगमात ने हुकूमत की है, लेकिन भोपाल की तरक्की और रियासत के आज़मीन हज के लिए जो कारहाय नुमाया बेगमात भोपाल ने अंजाम दिए वो मर्द नवाब नहीं कर सके। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन हज के लिए रियासत की पहली खातून नवाब कुद्सिया बेगम से रुबात बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था और ये सिलसिला नवाब सिकंदर जहां, नवाब शाहजहां और नवाब सुल्तान जहां के अहद तक जारी रहा। मदीना मुनव्वरा में अब भी 4 रुबात मौजूद हैं, जबकि मक्का मुकरमा रुबात हरम शरीफ की तौसी के चलते तोड़ दी गई है। अब वहां पर आज़मीन हज के लिए आर्जी तौर पर इंतजाम किया जाता है। शाही औकाफ एमपी वक्फ बोर्ड का एक झेली इदारा है जो कि रुबात का मैनेजमेंट देखता है, लेकिन इस बार वहां जाने वाले आज़मीन हज को रुबात में क़याम को लेकर जो शिकायतें आईं, तो भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने आज़मीन हज के मसाइल के हल को लेकर वक्फ बोर्ड को खत लिखा। क्या कहते हैं पूरे मामले पर आरिफ मसूद, आप भी सुनिए। ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि सारी जिम्मेदार पार्टियां हाथ खड़ी कर रही हैं। हर आदमी ये तो कहना चाह रहा है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। मुंबई हज कमेटी कहती है कि इन्होंने लिस्ट गलत दी। अरे ये सब बात की बात है। पहले ये बताइए, जब हमारे हाजी जिनके लिए बरसों से रुबात वहाँ कायम है और लोग रहते आ रहे हैं, तो ये परेशानी खड़ी हुई तो कहीं ना कहीं तो कोई जिम्मेदार होगा, किसी से तो कोई गलती हुई होगी। बजाय अपनी गलती को तस्लीम करने और आगे सुधार करने के नकारात्मक जवाब देना, ये मैं समझता हूँ गैर जवाबदेही है। मध्य प्रदेश में वक्फ इमलाक की निगरानी के लिए वक्फ बोर्ड कायम है, लेकिन उसके बेहतरीन नज़्म व नस्क के लिए उसने शाही औकाफ और मुतवल्ली कमेटी औकाफ आमा को भी झेली इदारे के तौर पर कायम कर रखा है। आज़मीन हज के मसाइल को लेकर जब भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने वक्फ बोर्ड को खत लिखा तो उसने रुबात के वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड में ही दर्ज होने से इनकार कर दिया, जबकि शाही औकाफ ने आखिरी वक्त में आज़मीन हज की तादाद में इजाफा होने को मसाइल का सबब बताया। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि शाही की ट्रस्टी नवाब मंसूर अली खान पटौदी की बड़ी साथी सबा अली खान है और भोपाल में उनका काम उनके सेक्रेटरी देखते हैं। शाही औकाफ ने मक्का में 206 आज़मीन हज की रिहाइश के लिए 26 मार्च को पूरा किया था। मदीने में सभी आज़मीन हज के क़याम व दुआम का ऐलान किया गया था, लेकिन अब ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि एडिशनल कोटे के 280 आज़मीन हज से ही
शाही औकाफ मदीना मुनव्वरा में रकम की वसूली कर रही है। एमपी वक्फ बोर्ड और शाही औकाफ के जिम्मेदारान क्या कह रहे हैं, आपको सुनिए। तो ये जो प्रॉपर्टी है रुबात में, ये शाही औकाफ के ज़ेर निगरानी है और ये लेकिन बतौर वक्फिया जायदाद ये हमारे वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है और उसका सारा मैनेजमेंट शाही औकाफ वाले ही देखते हैं। इस बार का जो वो है कि जो 980 के आसपास जो लोग होते थे मदीने के लिए, जिनको हम पूरे जितने भोपाल में लोग जाते थे उन सबको मदीने में सबको जगह मिलती थी, लेकिन सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ इस बार यही है कि 300 लोग जो बढ़े हैं अचानक, उनके लिए हमारी कोशिश जारी है कि उनको भी उसमें लाकर और उनको भी वही सेम सहूलतें दी जाएं। एमपी वक्फ बोर्ड और शाही औकाफ अपने बयान से भले ही मुतमईन हो, लेकिन भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने इस मामले को लेकर आगे की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है ताकि एडिशनल कोटे के आज़मीन हज से जमा कराई गई रकम वापस की जा सके और आज़मीन हज को वाकिफ की मंशा के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की रुबात में क़याम की सहूलतें मिल सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। उत्तराखंड अक़लियती फलाह महकमे के डायरेक्टर ने यकीन दिलाया है कि बरसों से लैतुलाल का शिकार मदरसा बोर्ड की डिग्रियों की बराबरी का मामला जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। उत्तराखंड सेक्रेटेरिएट ने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए डायरेक्टर महकमा अक़लियती फलाह ने कहा कि इस मामले को कई मरतबा महकमा तालीम से रुजू किया गया, जिस पर अभी तक कोई जवाब महकमा अक़लियती फलाह को नहीं मिला है। ताहम महकमा जल्द ही एजुकेशन डायरेक्टर से इस सिलसिले में बात करके मदरसा बोर्ड की डिग्रियों को महकमा तालीम की डिग्रियों के बराबरी का दर्जा दिलाने में कामयाबी हासिल करेगा। देखिए, हमारा मदरसा बोर्ड से जो हमारे मान्यता प्राप्त मदरसा है उनको उत्तराखंड शिक्षा परिषद मान्यता दिए जाने के लिए हमें एक प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेजा है। इस संबंध में हम 2-3 रिमाइंडर भेज चुके हैं। पिछले बार जो 15 छुट्टी कार्यक्रम की बैठक हुई थी उसमें भी माननीय मुख्य सचिव महोदय ने भी निर्देश दिए हैं कि शिक्षा विभाग इसको तत्काल अपने स्तर से निस्तारित कर दें और इस स्तर पर हम बार बार शिक्षा विभाग से जो है रिमाइंडर भी कर रहे हैं और हमारी आशा है कि वो जल्दी इसका कोई समाधान निकल आएगा। यानी कि दूसरे उत्तर प्रदेश में वक्फ इमलाक को खुदबुद से बचाने की तहरीकें क्यों कामयाब नहीं हो पा रही हैं, ये एक अहम सवाल है। वुज़रा की गलत बयानी और हुकूमत की मायने खेज खामोशी पर उलमाए कराम हैरान हैं, अवाम परेशान और वक्फ को लूटने वाले लोग बेखौफ व खतर होकर इस माल पर ऐश भी खूब कर रहे हैं, जिसके जरिए एक दो नहीं बल्कि हजारों लाखों मुसलमानों के मसाइल हल हो सकते थे। हम आपको सीधे लिए चलते हैं महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। करें स्टार्ट फिर बिस्मिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स पिछले कुछ दिनों से यहाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से लगता है कि कोई बहुत ही ख़तरनाक कोई बहुत ही जो है दहशत वाली एक माहौल बना हुआ है और लोग खौफज़दा हैं। जैसे आपने आज देखा भी होगा कि बाहर से भी जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मुल्क के अंदर जो लोग बाहर हैं वो भी घबराए हुए हैं और यहाँ भी हालात कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बने हुए हैं, जबकि यहाँ सरकार गवर्नर साहब बार बार कहते हैं कुछ नहीं होने वाला है, मगर जो डिप्लॉयमेंट हो रही है जिस तरह से, क्योंकि एक तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है यहाँ हालात ठीक हो गए हैं, मिलिटेंसी कम हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन कम हो गई है, तो दूसरी तरफ से डिप्लॉयमेंट क्यों। और आज जो एडवाइजरी जारी की गई होम सेक्रेटरी के यहाँ से कि जिसमें टूरिस्ट और यात्रियों को यहाँ से जो है वापस जाने के लिए कहा गया कि यहाँ सिचुएशन ख़राब होने वाली है, तो उससे और भी जो है लोग खौफज़दा हो गए हैं। आपने खुद भी देखा होगा बहुत कियास है, कन्फ्यूजन है, बहुत हालात ख़राब हैं, लोग बड़े घबराए हुए हैं। मैंने ज़िंदगी में इतना पैनिक कभी नहीं देखा है और मुझे लगता है पिछले 70 साल में इस किस्म का जो खौफ एक साइकोलॉजिकल जो जंग चल रही है मेरे ख्याल में पहली बार ऐसा हो रहा है। और इस किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो हमने कोई जो लीडर्स हैं उनके स्टेटमेंट्स भी सुने कि दे आर गोइंग टू टिंकर विद 35A या जो हमारी स्पेशल पोजीशन है। इसलिए मैं, हालांकि इस्लाम में हाथ जोड़ना गुनाह माना जाता है, मगर उसके बावजूद मैं अपने मुल्क के लोगों के सामने
हाथ जोड़ के ये कहना चाहती हूँ, अपना जो प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी, उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत बड़ा 1 अरब 20 करोड़ लोगों का मैंडेट लेके आए हैं। जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जिसने बहुत मुश्किल हालात में 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया। इन वादों के ऊपर जो उस वक्त की लीडरशिप ने किए कि जो हमारी खुसूसी, जो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है, शिनाख्त है, उसको बरकरार रखा जाएगा और उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिली हैं। आज ऐसा लगता है कि उन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अलग अलग किस्म की अफवाहें उड़ रही हैं। तो मेरा ये कहना है अपने मुल्क के लोगों से, अपने जो हमारे वजीर आजम हैं उनसे, कि आप बार बार जम्मू कश्मीर के हवाले से इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करते हैं। आप जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल जीतने की बात करते हैं। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो फिर ये इस किस्म की हवा क्यों चल रही है? आपने तो यात्रियों को यहाँ से निकाल दिया, टूरिस्ट को आप इस वक्त यहाँ से निकाल रहे हैं, गाड़ियों में निकाल रहे हैं, SRTC बसेस में निकाल रहे हैं, पर आप ये सोच नहीं रहे ये कश्मीरी कहाँ जाएगा, जम्मू के लोग कहाँ जाएंगे, लद्दाख के लोग कहाँ जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे मुल्क के लोगों को जम्मू कश्मीर की जमीन नहीं चाहिए बल्कि उनके लोग चाहिए, जम्मू कश्मीर के लोग चाहिए। मगर जो वातावरण, जो सिचुएशन बन रही है, इसमें ऐसा लगता है कि शायद आप जम्मू कश्मीर को एक टेरिटरी का मसला समझते हैं। टेरिटरी तो सारी आपके पास है, फौजें यहाँ पर हैं लाखों की तादाद में। तो अगर आप जो जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल 4 फादर्स रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, जिन्होंने इसकी गारंटी दी है, अगर आप उसको भी ख़त्म करेंगे तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी पिछले 30 साल से। हमारा कोई गांव नहीं है जहां हमारे मज़ार नहीं है, जहां हमारे जवानों ने अपनी शहादत नहीं दी है, चाहे वो किस गोली से भी मारा गया, चाहे वो मिलिटेंट की गोली से मारा गया, फोर्सेस की गोली से मारा गया, पुलिस की गोली से मारा गया या क्रॉस फायर में मारा गया। हमारे यहाँ यतीमों की टोलियां हैं, हमारे यहाँ बेवाओं की टोलियां हैं, हजारों की तादाद में। इतनी कुर्बानियां दी यहाँ के लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, अपने तशख्खुस को बचाने के लिए। आज अगर आप उसी पे वार करेंगे तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादती होगी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। हम नहीं, मैं बार बार मैं कोई धमकी नहीं देना चाहती हूँ, मगर हमें सोचना चाहिए कि इस वक्त हम एक, चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हो मरहूम या मुफ्ती साहब हो, उन्होंने एक जमहूरी हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को 1947 में शेख साहब ने पाकिस्तान को दरकिनार करके हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया, मगर इन कंडीशंस पे कि हमारी जो स्पेशल पोजीशन है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसको बरकरार रखा जाएगा। मुफ्ती साहब बार बार कहते थे कि हमें जो भी कुछ मिलना है इसी मुल्क से मिलना है, और उन्होंने, मैं मोदी जी से भी कहना चाहती हूँ कि तमाम मुश्किलात के बावजूद उन्होंने आपसे हाथ मिलाया, ये सोच के कि आप जम्मू कश्मीर की न सिर्फ खुसूसी पोजीशन की हिफाजत करने में हमारी मदद करेंगे, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे चल के जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान निकालेंगे। जैसे आप बार बार कहते थे कि मैं वाजपेयी जी के नक्शे कदम पे चलूंगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, मुतमाना गुजारिश है, जितने भी हमारे मुल्क के लोग हैं और जम्मू के लोगों से, लद्दाख के लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, हमारी कोई रीजनल लड़ाई नहीं है। इस वक्त हमारे सर्वाइवल की लड़ाई है, इस वक्त हमारे आइडेंटिटी की लड़ाई है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वक्त ना आए कि हम सोचें, हम पता करें कि वो कश्मीरी कहाँ रहता है, कौन है वो कश्मीरी, कौन है लद्दाखी, कौन है डोगरा। इस किस्म से हमारी जो है आइडेंटिटी खत्म ना हो। और इसलिए मैंने, आपको यह मालूम होगा कि मैंने फारूक साहब को भी गुजारिश की कि वो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और हम सब पार्टीज मिल बैठ के बात करें। और यहाँ से मैं जाके फारूक साहब के यहाँ अभी जाना चाहती हूँ। उसके बाद मेरा ये है कि मैं जो सजाद लोन साहब हैं, इमरान अंसारी साहब हैं, ये फैसल साहब हैं, इंजीनियर रशीद साहब हैं, उन सब को लेके हम कहीं आपस में मशवरा करके उसके बाद हम देखेंगे हम क्या करना चाहते हैं। तो अभी मैं फारूक साहब को देखने भी जाना चाहती हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए।
तो ये थी महबूबा मुफ्ती जो कि जम्मू कश्मीर के हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रही थी। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में वक्फ इमलाक को खुर्द-बुर्द से बचाने की तहरीकें क्यों कामयाब नहीं हो पा रही हैं, इसी सवाल का जवाब तलाश थी तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। ये एक नाकाबिले फरामोश सच्चाई है कि अगर वक्फ इमलाक को नाजायज कब्जों से पाक कराकर इमलाक की आमदनी का इस्तेमाल मुसलमानों की फलाह बहबूद के कामों के लिए किया जाए तो हर मसलक व मकतब के मुसलमानों के तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि वक्फ चेयरमैनों से मुतवल्लियों और निगहबानों तक सारा निज़ाम गड़बड़ है। बदनवानियाँ दोनों वक्फ बोर्डों में है, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। सबसे ज़्यादा जो औकाफ के चोर हैं वो हमारी हुकूमतें हैं, मंत्री हैं। जितने बड़े बड़े औकाफ हैं, आप देखें कि दिल्ली के अंदर ज़्यादातर औकाफ के ऊपर गवर्नमेंट कब्जा किए हुए, हुकूमतें कब्जा की है। यूपी के अंदर बहुत से औकाफ पर जो है वो गवर्नमेंट कब्जा की है और गवर्नमेंट ही जो है ऐसे चोरों को, बेईमानों को, लयमारों को ये इख्तियार दिए हुए हैं कि वो औकाफ बेच रहे हैं। चेयरमैन क्यों बनाया जाता है? जब गलत आदमी चेयरमैन बना होता है वो बेच रहा है। वो जब ये सब भूमाफिया लोग सरकार के इशारों पर, सरकार के शेल्टर पर वक्फ की अरबों अरब की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा करे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा वक्फ का हाल? अभी आप जा मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी नुसरत मेहदी को उर्दू एकेडमी की जिम्मेदारियों से हटाकर कमलनाथ हुकूमत ने नई जिम्मेदारी सुपुर्द की है। नुसरत मेहदी का तकर्रुर मध्य प्रदेश रूहानी महकमे में डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर किया गया है। नुसरत मेहदी ने 2006 से 2019 तक MP उर्दू एकेडमी में बतौर सेक्रेटरी अपनी बेशबहा खिदमात अंजाम दी है। महकमा रूहानियत का मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के बीच कौमी यकजहती को फ़रोग़ देना और रियासत के बाशिंदों की जहनी, जिस्मानी और जज्बाती तरक्की के लिए रूहानियत पर मबनी खास प्रोग्रामों का इनेकाद करना है। यकीनन पुराने सफ़र से भी मुतमईन हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की कि जो उर्दू अकादमी में होनी चाहिए थी और कामयाबी से वो मैं कर पाई अपनी पूरी टीम के साथ। तो वहाँ से भी इत्मीनान है और अब नई जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए भी यही कोशिश रहेगी कि जो मकासद हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी के, उन मकासद पे काम करके जो मुख्तलिफ मज़ाहिब और तहजीबों के दरमियान एक पुल की तरह से काम करने की ज़रूरत है, वो की जाए। रूहानियत पे बात हो और जो भी इसके उन्होंने ब्रेन चाइल्ड है हुकूमत का, लोगों को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश इस डिपार्टमेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए की जाएगी और उसमें मेरी जो भी भूमिका, जो भी रोल सरकार ने डिसाइड किया है, उस पर मैं पूरी उतरूँ, ये मेरी कोशिश होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।